3.5 में, जो कि 3.5 पूरा का पूरा एक्सरसाइज ब्रज गुणन विधि से बनाना है, सोल्व करना है। जैसे कि पहले हम लोग 3.4 बनाए, 3.5 बनाए, तो सब में क्या था, एक में था प्रतिस्थापन विधि से बनाना, एक में था विलोपन विधि से बनाना, एक में था प्रतिस्थापन से भी बनाना, विलोपन से भी बनाना। और अब ये क्वेश्चन जो है, इसका प्रश्न जितना भी रहेगा, चाहे शब्द समस्या रहे या जो भी रहे, सब कहेगा, क्या कहेगा कि ब्रज गुणन विधि से बनाइए। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। सबसे पहले तो ये रूल आपको एकदम अच्छा से, जैसे ही आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हैं और पूरा इसको खत्म करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये चीज अच्छा से रग रग में समाया हुआ रहना चाहिए। कौन सा चीज? अद्वितीय हल कब होगा, कोई हल नहीं कब होगा, ये नहीं लिखा होगा, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा। ये तीन चीज आपको एकदम अच्छा से पता होना चाहिए कि अद्वितीय हल कब होगा, कोई हल नहीं कब होगा, और अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा। ये तीनों चीज आपको पता रहना चाहिए। तो हम लोग अद्वितीय हल की स्थिति में ही वज्र गुणन विधि का उपयोग करेंगे। देखिए, हम लोग अभी जो पढ़ाए थे बेसिक में भी ये चीज हम बता चुके थे कि वज्र गुणन विधि किस तरह से बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, लेकिन उस फॉर्मूला से कोई लेना देना ही नहीं है। बस इस तरह से ऐसे ढकेंगे, ऐसे गुना करेंगे, बन जाएगा, ढकेंगे गुना करेंगे, बन जाएगा। तो हम ये आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि उससे ये सोल्व करने से पहले क्या करना है। जो देखिए, सोल्व करने से पहले, वज्र गुणन विधि से सोल्व करने से पहले हम लोगों को चेक करना है कि इसका अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और हम लोग इसका वज्र गुणन विधि से सोल्व तभी करेंगे कोई भी समीकरण को जब वह अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा? अद्वितीय। जब वह अद्वितीय हल होगा तभी उसका सॉल्यूशन करेंगे, अन्यथा कोई हल नहीं होगा तब करने से कोई फायदा ही नहीं है। और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तब तो इसका सॉल्यूशन करने से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसमें देखिए, सबसे पहले a1 यहाँ पे है, b1 यहाँ पे है, c1 यहाँ पे है, a2 यहाँ पे है, b2 यहाँ पे है, c2 यहाँ पे, ठीक है, ये चीज दिया गया है। अब हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? a1 का मान कितना है? 1। b1 का मान कितना है? -3। c1 का मान कितना है? -3। a2 का मान कितना है? 3। b2 का मान कितना है? -9। c2 का मान कितना? -2। अब ये चीज जो दिया गया, इससे हम लोग बटा कर करके चेक करेंगे कि इसका कैसा हल होगा। तो सबसे पहले a1 बटा a2 करेंगे, a1 बटा a2। a1 का मान कितना है? 1/3। b1 बटा b2 करेंगे, b1 बटा b2। b1 का मान कितना है? -3। b2 का मान कितना है? -9। c1 बटा c2 करेंगे, c1 बराबर -3। c2 बराबर कितना है? c1 बटा c2। c1 का मान कितना है? -3। c2 का मान कितना है? -2। अब देखिए, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 3 तिया के 9 3 हो जाएगा, यानी कि क्या आया है? 3 तिया के 9, यानी क्या आया है? तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा 3/2 के। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो लाए हैं, 1/3 बराबर है 1/3 के और बराबर नहीं है 1/2 के, ये चीज आया है। अब सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए। कौन सा रूल? कि जब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है, तब इस सिचुएशन में इसको क्या कहते हैं? कि अद्वितीय हल होगा। इस सिचुएशन में क्या कहते हैं? कि अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल। पहला सिचुएशन, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है, तो क्या कहते हैं? कि अद्वितीय हल होगा। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल होगा। पहला चीज एकदम याद रखिएगा। इसमें दो ही से मतलब रहता है, तीसरा कुछ रहे मतलब ही नहीं है। a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 जैसे ही आया तो कहेंगे अद्वितीय हल होगा। उसके बाद a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के, इस स्थिति में कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कितना होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इस सिचुएशन में क्या कहते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इस सिचुएशन में क्या कहते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब एक और सिचुएशन लास्ट क्या आता है? a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, जो कि अभी हम लोगों के पास आया हुआ है ये सिचुएशन। तो इसको कहते हैं कोई हल नहीं। क्या कहते हैं? कोई हल नहीं होगा।
जैसा कि यहाँ पे आया हुआ a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो जब ये सिचुएशन आता है तो हम लोग कहते हैं कि कोई हल नहीं होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले सिंपल बात, कौन सा चीज याद रखना है कि अगर a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 तीनों बराबर आ रहा है, तीनों क्या आ रहा है, बराबर। तो दिमाग में इस तरह से सेट रखिएगा कि अगर तीनों बराबर है तो कहेंगे अनेक हल होगा, अगर तीनों बराबर है तो क्या कहेंगे, अनेक हल होगा। और दूसरा चीज ये याद रखना कि अगर पहलों के दूसरों का ना बराबर होगा तो अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तीसरा बात ये याद रखना है कि अगर पहला दूसरा बराबर है और तीसरा नहीं बराबर है तो कोई हल नहीं होगा। दिमाग में मतलब ऐसा सेट होना चाहिए कि पहला दूसरा अगर नहीं बराबर है अद्वितीय हल, अगर तीनों बराबर है तो अनेक हल, और ऐसा सिचुएशन है कि पहला दूसरा बराबर है तीसरा नहीं बराबर है तो उसको कहेंगे कोई हल नहीं। ये एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए, ये एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं। ये चीज सुंदर से एकदम साइड में कहीं पे लिखिए और इसको याद रखिए, समझे। अगर आप ये नहीं याद रखिएगा, भूल जाइएगा, तो एग्जाम में जाइएगा तो कितना भी करते रहिए, भूलने के बाद कोई उपाय है, कोई उपाय नहीं है। तो इसको याद कैसे रखने का तरीका क्या है कि कभी भी मैथ बना रहे हैं तो उसको एक दो बार रिपीट कर लेंगे दिमाग में, या फिर ज्यादा है तो लिख करके रिपीट कर लेंगे। यानी यहाँ से तो ये पता चला कि ये जो पहला क्वेश्चन था ये a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 क्या है, यानी कि कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ये इसका कोई हल नहीं होगा, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल होगा ही नहीं तो वज्र गुणन की विधि से बनाने से कोई फायदा है नहीं। जब इसका कोई हल होगा ही नहीं तो वज्र गुणन विधि से बनाने से फायदा नहीं है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन को चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन के बाद हम लोग चेक करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। इसमें देखिए a1 का मान कितना दिया हुआ है, a1 बराबर 2 दिया हुआ है। a2 का b1 का मान कितना दिया हुआ है, b1 का मान 1 दिया हुआ है। c1 का मान कितना दिया हुआ है, c1 का मान 5 दिया हुआ है। इसमें a2 का मान कितना दिया हुआ है, a2 का मान 3 दिया हुआ है। फिर इसमें b2 का मान कितना है, 2 है। फिर इसमें c2 का मान कितना है, 8। ठीक, अब सबको क्या करेंगे, बटा करके देखेंगे। ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1/2। तो जब हम यही दोनों को करके देख लिए बटा, पहला और दूसरा को जब हम लोगों ने बटा करके देखा तो दोनों इज नॉट इक्वल टू आया ना, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, यही आया ना। 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, ये चीज आया है। तो जैसा ही हम लोगों के पास ये सिचुएशन आया कि 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के स्थान पे आ गया, वही ना आया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाला सिचुएशन आया। और ये वाला सिचुएशन जब आ गया तो क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसका अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और क्वेश्चन में पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि अगर अद्वितीय हल हो तब वज्र गुणन विधि से इसको हल करना है। कब, जब अद्वितीय हल हो तब हम लोग इसको क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से सोल्व करेंगे। तो ये भी एक सोल्यूशन का पार्ट है, लेकिन इसका अब आगे वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। कौन विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण क्या है, उस समीकरण को लेकर के आते हैं। क्या है जी समीकरण, 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5, ये है पहला समीकरण। दूसरा क्या है, दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 8, दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 8, ये है पहला समीकरण, ये है दूसरा समीकरण। ठीक है, अब वज्र गुणन विधि अगर आप लोगों को बनाना है तो उसका सबसे पहला रूल है, फर्स्ट रूल है, जैसे हम एकदम एक एक रूल बताएंगे, एक एक स्टेप बताएंगे, आपको एक एक स्टेप याद रखना है, एक एक रूल याद रखना है, तो आप बेहतरीन तरीके से इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं, नहीं तो आपको परेशानी हो सकता है। तो क्या करना है, सबसे पहला रूल ये कहता है कि जो समीकरण है और समीकरण में बराबर के उधर अगर कोई चीज है तो नहीं रहने दो, सभी को बराबर के इधर लेके आओ। दो समीकरण रहेगा ना आपके पास, वज्र गुणन विधि बनाने देगा, दो समीकरण रहेगा, दोनों ही समीकरण में जितना भी कुछ है सबको बराबर के एलएचएस में लाना है, बराबर के लेफ्ट साइड में लाना है। राइट साइड में कुछ नहीं रहना चाहिए, सिर्फ जीरो रहेगा राइट साइड में, राइट साइड में जीरो रहेगा, जीरो के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए, सबको इधर लेके आना है। तो इसको पहला को लेके आएंगे तो 2x प्लस वाई प्लस 5 इधर आएगा तो -5 बराबर 0, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। फिर से इसका लाएंगे तो इसका हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये हो गया समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत। अब क्या करना है, जो देखिए वज्र गुणन का सबसे सिंपल रूल है। अब क्या करना है, करना ये है कि सबसे पहले आंख अपना बंद करो और x लिखो, आप आंख थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, y लिखो, स्पेस छोड़ो 1 लिखो।
बटा करो बराबर करो, बटा करो बराबर करो, बटा करो बराबर करो। इतना तो आएगा ना करने के लिए? इतना याद रहेगा? ये करने के लिए याद रहेगा? कुछ नहीं करना है, एक्स वाई वन लिखना है। क्या लिखना है? एक्स वाई वन। 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 नीचे में बटा देना है, बटा देना है, बटा देना, बराबर देना है, बराबर देना, बराबर देना। दोनों जगह पे बराबर देना है, बाकी सब पे बटा देना, बराबर देना, बटा देना, बराबर देना, बटा देना, बराबर देना, बटा देना। एक्स वाई वन लिखना है, एक्स वाई वन लिखना है, बराबर देना है, बटा देना। इतना रूल आपको याद रहेगा? रूल कहाँ है गधा? एक छोटा सा चीज है जो नहीं याद रहेगा। कि जब हम लोग वज्र गुणन विधि से बनाएंगे, सबसे पहले आरएचएस में जो भी चीजें हैं उसको एलएचएस में लाएंगे। आरएचएस में सिर्फ एक ही चीज रहेगा, वो है जीरो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्स वाई वन इस तरह से लिखेंगे। अब एक्स वाई वन लिखने के बाद सिंपल करना क्या है, जो देखो करना कुछ नहीं है। चूंकि हम लोग x के नीचे कुछ लिखने वाले हैं, चूंकि हम लोग x से कुछ नीचे लिखने वाले हैं, तो इसको ढकेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे। इसमें y के साथ कुछ नहीं है तो गुणांक 1 है, यहाँ पे -8 है तो करेंगे 1 गुने -8, 1 गुने -8। फिर अपने मन से बीच में माइनस देंगे, ठीक है। 1 गुने -8 कर दिए। अब चलो यहाँ 1 गुने -8 कर दिए। अब चलो यहाँ 2 गुने -5 करेंगे, 2 गुने -5, ठीक है। अब हम लोग y के नीचे लिखने वाले हैं तो y को ढको। कहाँ? अब खत्म कहाँ पे हुआ था? देखो खत्म कहाँ पे हुआ था? खत्म हुआ था -5 पे हुआ था ना, यानी ऊपर वाला पे हुआ था। अब यहाँ पे चलो, अब ऊपरे से स्टार्ट करो। y वाला को ढक दिए, y वाला को ढक दिए। 2 गुने -8 क्या है? 2 गुने -8, बीच में माइनस अपन मन से लगाना है। फिर इधर क्या बचा? 3, इधर है -5, 3 गुने -5। कहाँ खत्म हुआ है? -5 के पास, याद रखना। फिर इसको ढक दो। अब फिर से क्या करो? फिर से क्या करो? ये गुना करो, 2 गुने 2 क्या करना है? 2 गुने 2 माइनस, यहाँ पे क्या बचा? 3 गुने 1, 3 गुने। ये चीज पता है, अगर आप इस विधि से बनाते हैं, वज्र गुणन विधि से बनाते हैं, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ जो है, वो तकलीफ नहीं है, उसको कहते हैं जानकारी का अभाव। वो तकलीफ जो है जानकारी के अभाव के कारण यहीं पे होगा। अगर आप ये चीज, ये जो अभी हम किए हैं, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान दे करके समझ लेते हैं और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके फेवर में हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप इस चीज को थोड़ा सा दिमाग लगा करके समझ लेते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जितना भी विधि पढ़े होंगे, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे विलोपन, चाहे जो भी, सबसे आसान विधि है ये वज्र गुणन। ये खाली कैलकुलेशन करेंगे बस आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं। तो मेन स्टेप है कि आपको ये वाला चीज बार बार प्रैक्टिस कर करके आना चाहिए अच्छा से। तो बार बार इसको देखो, बार बार प्रैक्टिस करो। एक बार में ये नहीं होगा, हम बता रहे कम से कम मेरी तरफ से 5 से 10 बार प्रैक्टिस करो। अगर आप 5 से 10 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चीज का, एक क्वेश्चन पे, पहला ही क्वेश्चन पे 5 से 10 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप एकदम, आपके रग रग में, एकदम ब्लड में ये समा जाएगा। और जब रग रग में समा गया तो आप अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। ऐसे कैसे बनाइएगा? ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। अब एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, किए क्या हम? जो कुछ नहीं किए, एक्स लिखे थे, वाई लिखे थे, 1 लिखे थे। एक्स के नीचे हमको कुछ लिखना था तो एक्स वाला को ढक लिए। अब करना ये है कि इससे ये गुना करेंगे और इससे ये गुना करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इससे ये गुना किए, 1 गुने -8, ये माइनस इसके अपने पापा जी का है, 8 का अपना माइनस है, ठीक है, तो -8 कर दिए। अब बीच में एक माइनस खुद से देना है, ये बोला माइनस हुआ, हम अपने से दिए हैं। और फिर इससे इसमें गुना किए, 2 गुने -5, और ये 5 वाला अपन माइनस है, उसके अपने पापा जी का माइनस। एक्स का झोला खत्म। अब एक्स का झोला खत्म के बाद वाई को ढकेंगे। अब अंत कहाँ किए थे? -5, यानी कि अब हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है। 2 गुने -8, 2 गुने -8, 2 गुने -8, ये माइनस खुद से दिए। फिर 3 गुने -5, 3 गुने -5, ये 5 का खुद का माइनस था। अब इसको ढकेंगे क्योंकि 1 वाला को लिखना है तो 1 वाला के ढक दिए। अब क्या करना है? तो इससे ये गुना किए, 2 गुने 2, 2 गुने 2 माइनस, फिर क्या किए? 3 गुने 3। कुछ याद नहीं रखना है, फॉर्मूला और मूला फटाक से हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, x बटा 8 गुने -1 तो -8 हो जाएगा। 5 -5 गुने -2 है, -5 गुने -2 है, तो 5 दूनी के 10 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +10 बराबर y बटा 8 गुने -2, -8 गुने 2 -16, -5 गुने -3 तो +15 बराबर 1 बटा 2 दूनी के 4 -3 का 3, ठीक है। अब देखो तो कुछ है, बस बन गया बाबूआ, खाली ये मेन यही है। अब लिखो इसको x बटा -8 + 10 कितना होगा? 2 होगा, बराबर
-16 + 15 कितना होगा? -1 होगा। और बराबर 1/4 में से 3 का कितना बचेगा? 1 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे आपको कोई दिक्कत लग रहा है? बताइए, कोई दिक्कत लग रहा है यहाँ पे? कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं लग रहा होगा। दिक्कत कुछ लग रहा है यहाँ पे? नहीं लग रहा होगा। सिंपल ऐसे करना है, इससे ये गुना की, फिर इससे ये गुना की, फिर इससे ये गुना की और इससे ये गुना की। यहाँ पे ये गलती हो रहा है, ठीक है। एक छोटा सा देखिए यहाँ पे गलती हो रहा है, जिस कारण माइनस प्लस का गड़बड़ी होगा। क्या माइनस प्लस? देखो हम इतना अच्छा से जानते हैं, इतना अच्छा से जानते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा घमंड के कारण नहीं बता रहे हैं, मतलब कि ठीक ठाक जानते हैं, बार बार प्रैक्टिस की है, फिर भी एक छोटा सा गलती के कारण यहाँ पे -1 आ रहा है, जिसके कारण आंसर माइनस में आ जाएगा। वो गलती आप लोगों को नहीं करना है। क्या गलती कर रहे हैं? जो देखो गलती से सीखो। इसको ढके 1 गुने -8 किए, ठीक है, फिर 2 गुने -5 किए, यहाँ तक ठीक है। अब इसको ढकेंगे तो -5 गुने 3 करेंगे पहले। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे -5 गुने 3। समझ में आया? यही ना हम बोल रहे थे, पर ध्यान नहीं रहा कि जहां से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट करना है। सबसे पहले 1 गुने 8 किए, फिर 2 गुने -5 किए, ठीक है। 1 गुने 8 किए और 2 गुने -5 किए, 1 गुने 8 किए और 2 गुने -5 किए, 2 गुने -5 किए। अब -5 से स्टार्ट करेंगे जब भी करेंगे तो। अब यहाँ पे ढकेंगे तो -5 गुने 3 करेंगे, -5 गुने 3, माइनस से वो खुद से देंगे। अब यहाँ पे -8 गुने 2 करेंगे, -8 गुने 2 करेंगे। अब इसको ढकेंगे, ये 2 पर खत्म हुआ तो 2 गुने 2 करेंगे, 2 गुने 2 कर दिए माइनस। अब फिर से 3 गुने 1 करेंगे। अब सही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बदलाव होगा, बस होगा ये, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलाव होगा, सब कुछ सेम रहेगा। बदलाव क्या होगा कि यहाँ पे 5 दिया के 15 तो ये -15 हो जाएगा, और 8 गुने के 16 तो ये +16। बाकी सब जैसे वैसे ही रहेगा। अब 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, बस यही होना था। तो ये चीज आप लोगों को नहीं करना है। फिर से हम अगला क्वेश्चन बताएंगे, उसमें भी ध्यान रखना है। यहाँ पे अब क्या करना है? हम लोग को x y का मान निकालना है। तो एक बार इसके साथ बराबर कर दीजिए और एक बार इसके साथ बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे करना है जो देखो, एक बार x/2 बराबर 1/1 करेंगे तो ये 2 उधर गुना हो जाएगा जाकर के, तो x बराबर 2/1 यानी कि 2 हमारा आंसर हो गया। फिर एक बार इसको ले जाकर के कर दो, y बराबर 1/1, तो e हो जाएगा y का मान 1 निकल गया, x का मान 2 आ गया, x का मान क्या आ गया? 2, y का मान 1 आ गया, y का मान क्या आ गया? 1। कोई दिक्कत? किसी प्रकार का दिक्कत इसमें? x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया, कोई दिक्कत है इसमें? आपको कोई दिक्कत लगता है तो बताइए, नहीं दिक्कत लगता है तो आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन ब्रज गुणन का पहला ट्राई था मेरा कि आप लोगों को समझ में आए। आप लोग बताइएगा क्या समझ में आया या नहीं, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब इसमें कुल मिलाकर के ये 4 क्वेश्चन था, 4 में से हम 2 बताए हैं, एक और बताते हैं, एक छोड़ेंगे आप लोगों के ट्राई के लिए, या फिर होगा तो हमें बता देंगे, और क्या, नहीं होगा तो फिर लास्ट में हम हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे 3x। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि सर कितना हल होगा। इसमें a1 का मान कितना है? 3। a1 का मान कितना है? a1 बराबर 3, b1 बराबर -5, c1 बराबर 20, a2 बराबर 6, b2 बराबर -10, c2 बराबर 40 दिया हुआ है। बटा करो, 3/6 -5 बटा -10, 20/40, 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, 20 दूनी के 40, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर आ गया। तीनों बराबर आ गया कहने का मतलब इसका कितना हल होगा? तो इसका कहेंगे अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अनेक हल। और हम लोगों को वज्र गुणन विधि तभी लगाना था जब कोई भी 2 समीकरण का अद्वितीय हल हो। कब लगाना था? जब कोई भी 2 समीकरण का अद्वितीय हल हो तब लगाना था, और इसका तो अनेक हल हो जाएगा। और जब अनेक हल हो गया, जब अनेक हल हो गया तो इसका कोई हम लोगों को वज्र गुणन से हल नहीं करना है, ठीक है, निपट गया। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखो ध्यान से, चौथा को करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन मिटाना भी दिक्कत कर रहा है, नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है।
इसमें a1 का मान कितना दिया हुआ है, a1 का मान 1 है, b1 का मान कितना है, b1 का मान -3 है, c1 का मान कितना है -7, a2 का मान कितना है 3 है, b2 का मान कितना है -3 है, c2 का मान कितना है -15, a1 बटा a2 1/3 -3 बटा -3, पहला के बराबर नहीं आ रहा है तो 1/3 जो है कट जाएगा तो 1/1 के बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इसका कितना हल होगा, तो अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और जब इसका अद्वितीय हल होगा तो हम लोगों का जिम्मेदारी है कि इसका हल ज्ञात करें। हम लोगों को क्या है, जिम्मेदारी है कि इसका हल ज्ञात करें। कब, जब अद्वितीय हल होगा तब। तो अद्वितीय हल होगा, अब इसको वज्र गुणन विधि से क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा विधि से, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि। समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये है समीकरण फर्स्ट। सेकेंड में क्या दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। देखिए सबसे पहले इसमें हम कुछ अगर कर सकते हैं तो करेंगे। क्या कर सकते हैं, क्या ये दूसरा समीकरण जो है इसमें हम कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तीनों में x का गुणांक, y का गुणांक और ये अचर का गुणांक, तीनों में हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 3। तो 3 कॉमन लेंगे तो x के साथ x खाली बचेगा, y बचेगा, और 15 में 3 कॉमन लिए तो 5 बचा बराबर 0। ये 3 गुना हो जाएगा तो भागम चल जाएगा, यानी कि बटा 3 हो जाएगा, और बटा 3 हो जाएगा यानी कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये हमारा समीकरण सेकेंड। रूल नंबर फर्स्ट क्या करना है, लिखना है, क्या लिखना है, x बटा बराबर y बटा बराबर 1 बटा बराबर। रूल नंबर सेकेंड क्या करना है, ढकना है, गुना करना है, ढकना है, गुना करना है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को दोनों समीकरण को साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों समीकरण को साथ में लिखेंगे। ठीक है, दोनों समीकरण को साथ में लिखेंगे तभी ढकना गुना हो सकता है। पहला समीकरण x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। सेकेंड क्या है, x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ये दोनों x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ये ध्यान रखिएगा। ये समीकरण सेकेंड हो गया। फिर क्या करना है, लिखना है x बटा बराबर y बटा बराबर 1 बटा बराबर। सबसे आसान है, मतलब कि सब जितना भी विधि पढ़े होंगे ना उससे सबसे आसान है वज्र गुणन विधि, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर आता है, उतना कुछ लोचा पोचा नहीं है, डायरेक्ट आंसर आता है। क्या करना है, पहले इसको ढकना है, इससे इसको गुना करना है, -3 गुने -5, -3 गुने -5, -3 गुने -5, -1 गुने -7, -1 गुने -7। ठीक है, -1 गुने -7। ये हो गया हमारा x का कार्यक्रम। 1 के साथ माइनस ऑलरेडी यहीं पे उसी के साथ था, 7 के साथ माइनस ऑलरेडी उसके पास था, इसके पास था, इसके पास था, 5 वाला के अपना माइनस था, 3 वाला के अपना माइनस था। ये माइनस रूल में कहता है, रूल में यानी कि खुद से लगाना है। y के लिए अंत क्या किए थे, -7 पे, तो अब गुना करना है, -7 गुने +1, -7 गुने +1 माइनस, फिर क्या गुना करना है, -5 गुने -1, -5 गुने -1 नहीं पहला। अब क्या गुना करना है, कहाँ खत्म हुआ था, यहाँ पे, तो 1 गुने -1, 1 गुने -1 माइनस। अब क्या हो गया, 1 गुने -1, 1 गुने -3, 1 गुने -3 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, गुना करना है, x बटे में 5 किया के प्लस माइनस माइनस प्लस, तो +15 हो गया। यहाँ पे हो गया 7 एकम 7, ये प्लस हो जाएगा, -7 हो जाएगा बराबर y बटा, ये कैलकुलेशन आपका तगड़ा रहना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई लोचा नहीं कि गुना कर रहे हैं तो माइनस कैसे आ रहा है प्लस, ये कैलकुलेशन तगड़ा रहेगा तो 1 सेकंड में आंसर आएगा। 7 गुने -+1 है तो ये -7 का -7 ही रह जाएगा, -5 है, ये माइनस है तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा बराबर 1/1, एक माइनस में एक प्लस में तो -1 आ जाएगा, -3 है और -1 है तो ये +3 आ जाएगा। अब क्या करना है, घटाना है, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8 7 15, 8 बचेगा, -7 + 5 करेंगे यानी -7 में 5 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, -2 आएगा, -1 में +3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब क्या करना है, बारी बारी से उसके साथ बराबर करना है, x/8 बराबर 1/2, तो ये 8 उधर गुना होगा तो x बराबर 8/2 हो जाएगा, तो 2 × 8 यानी कि x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। x का मान क्या आ गया, 4। पहला इसके साथ किए बराबर, अब क्या करना है, इसके साथ बराबर करना है, यानी कि अब क्या करना है, y/-2 जो है वो बराबर 1/2, ये
ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा -2/2, 2 से 2 खत्म हो गया, y का मान आ गया -1, y का मान कितना आ गया -1 आ गया, x का मान 4 आ गया, y का मान y का मान -1 आ गया। यानी कि अगर अब आपको ये क्वेश्चन में पूछता है या थोड़ा सा इधर उधर करके भी पूछता है तो सबसे सिंपल पहले है कि हम लोग चेक करेंगे कि उसका कितना हल होगा। अगर अद्वितीय होगा तो फटाक से हम लोगों को क्या करना है, दोनों को राइट साइड में जितना चीज है सबको एलएचएस में लाना है, लेफ्ट साइड में लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, और लाने के बाद सिंपल एक छोटा सा काम करना है, x बटा बराबर y बटा बराबर 1 करना है। अब उसके नीचे क्या करना है, ऐसे ढकना है, पहले इससे इसको गुना करना है, फिर इससे इसको गुना करना है। चूंकि यहाँ पे खत्म होगा तो फिर इससे इसको गुना करना है, फिर इससे इसको गुना करना है। चूंकि यहाँ पे खत्म हुआ तो फिर इससे इसको गुना करना है, इससे इसको गुना करना है, और सबको आपस में घटाना है, और उसका खुद का जो माइनस होगा उसके खुद के माइनस को जरूर लगाना है। बस इतना ही करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं, माइनस माइनस अच्छा से लगा लेते हैं, तो आपका वज्र गुणन विधि पूरा अच्छा से क्लियर है और कहीं पे भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, तो जिस धमाकेदार तरीके से पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वज्र गुणन विधि से बनाना था, वज्र गुणन विधि से बना चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, और इसमें भी हम लोग वज्र गुणन विधि से या जैसे भी सोल्व करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन को समझना है। कह रहा है ए और बी किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ए और बी यहाँ पे जो दिया है, ए और बी, ए और बी, ए और बी, इसमें मतलब कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये है समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण सेकंड। तो कह रहा है कि दो समीकरण है, उसका कितना हल होगा ये हमको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि पहला समीकरण में तो वैल्यू दिया हुआ है ए बी का, लेकिन दूसरा समीकरण में यहाँ पे नहीं ना दिया हुआ है, ए माइनस बी, ए प्लस बी ऐसे करके दिया हुआ है। तो कह रहा है कि यहाँ पे हम क्या रखे, इसके जगह पे हम क्या रखे कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल हो। क्या हो? अपरिमित रूप से अनेक हल हो। यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू रखे उसके लिए कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला समीकरण में जब देखिएगा तो पहला समीकरण में क्या है, a1 का मान है 2, a2 का मान है 3, सॉरी b1 का मान है 3 और c1 का मान है 7, ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये जो दिया हुआ है x के साथ, ये है a2 का मान, a2 का मान कितना है a माइनस बी। ये जो दिया हुआ ये किसका मान है, ये है b2 का मान, b2 का मान कितना है a प्लस बी। ये जो दिया हुआ है ये है c2 का मान, c2 का मान कितना है 3a प्लस b माइनस 2, इतना दिया गया। ठीक है, अब आपको ये चीज सोचना है कि जब हम लोग का हल अपरिमित रूप से अनेक हल निकालते थे तो उसके लिए कौन सा रूल यूज होता था। तो उसके लिए रूल यूज होता था a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, यही रूल यूज होता था ना। अब चूंकि पहले ही से कह दिया प्रश्न में कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्या है, अनेक हल। तो अनेक हल है यानी कि दोनों समीकरण का a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो a1 का मान कितना है 2 बटा a2 का मान कितना है a माइनस बी बराबर b1 का मान कितना है, तो b1 का मान दिया हुआ है 3, b2 का मान कितना है, b2 का मान है a प्लस बी बराबर c1 का मान कितना है, c1 का मान है 7 और c2 का मान कितना है 3a प्लस बी माइनस 2, इतना दिया गया। सिंपल, अभी कुछ नहीं किए हैं। ये भी एक समीकरण इसको माने, इसको भी एक समीकरण माने। इसमें a1 b1 c1 का मान था, इसमें a2 b2 और c2 का मान था। और चूंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका अनेक हल होंगे, ऐसा हम लोगों को वैल्यू रखना है कि इसका अनेक हल होंगे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उसको बटा 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 और तीनों को बराबर कर दिया। बराबर इसीलिए किए हैं क्योंकि ये अनेक हल कर रहा है, नहीं तो अगर अद्वितीय हल करता तो इज नॉट इक्वल टू यहाँ हो जाता, कोई हल नहीं करता तो इज नॉट इक्वल टू यहाँ हो जाता। अब यहीं से हम लोग निकालेंगे ए और बी और सी का मान। कैसे? एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी तीनों एक तीसरे से बराबर है। तो यहाँ पे इसके बराबर ये हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या कर सकते हैं कि 2 बाई ए माइनस बी बराबर 3 बाई ए प्लस बी, ये करेंगे। ए प्लस बी उधर गुना होगा, ए माइनस बी इधर गुना होगा, तो उधर गुना हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 3 इंटू ए माइनस बी। तो 2 में ए को गुना कीजिए, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, ये हो जाएगा। अब 2a इधर है, 3a इधर है, उधर लेके जाते हैं, सबको उधर लेके चल जाते हैं। इधर हो जाएगा 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b, 3b इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2a में से 3a जाएगा तो माइनस a बचेगा, प्लस 2b और 3b कितना हो जाएगा 5b बराबर 0। अब हम दोनों को उधर लेके चल जाते हैं ताकि ये a पर माइनस खत्म हो जाए, तो समीकरण को सोल्व करने में क्या हो जाए,
आसानी हो जाए। दोनों को किधर लेके चल जाते हैं, दोनों को उधर लेके चल जाते हैं। तो जब हम दोनों को उधर लेके जाएंगे तो आपको ये चीज जानकारी होना चाहिए, 0 बराबर ये -1 प्लस ए में हो जाएगा, प्लस 5b माइनस 5b हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोगों का समीकरण एक निकल गया, क्या निकल गया, a माइनस 5b बराबर 0, ये हमारा समीकरण हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, a माइनस 5b बराबर 0। हमारा समीकरण यहाँ पे निकल करके आया है a माइनस 5b बराबर 0, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोगों को अगर a और b का मान चाहिए तो दो समीकरण करना पड़ेगा। तो पहला समीकरण इससे और इससे निकाले, दूसरा समीकरण इसको बराबर है तो बराबर करके निकाल सकते हैं। क्या है, 3/a प्लस b बराबर 3/a प्लस b बराबर, और क्या था, 7/3a प्लस b माइनस 2, 7/3a प्लस b माइनस 2, यही ना था, 7/3a प्लस b माइनस 2, यहाँ पे ये दिया हुआ था 3a प्लस b माइनस 2। अब दोनों को बराबर करते हैं, तो जब बराबर करेंगे ये इधर गुना होगा वो उधर गुना होगा, 3 इधर गुना होगा करके तो 3a प्लस b माइनस 2, उधर गुना होगा जा करके तो 7 इंटू a प्लस b, ऐसे गुना हो जाएगा। 3 तिया के 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b, इस तरह से हो गया। अब क्या करते हैं, सबको एक तरफ लेकर के आ जाते हैं आराम से, इधर हो जाएगा 9a, इधर हो जाएगा माइनस 7a, ये वाला उधर से आया है प्लस 3b, ये इधर आ जाएगा माइनस 7b माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9a में से 7a गया, क्या बचा 2a प्लस 3b में से 7b चल गया, तो 3b में से जब 7b चल जाएगा तो क्या बचेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि -4b बचेगा, -4b बचेगा, -6 बराबर 0, ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। अब आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा a माइनस 5b बराबर 0 समीकरण फर्स्ट है, और 2a माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0, ये क्या है, हमारा समीकरण सेकेंड है, ये हमारा क्या है, समीकरण सेकेंड। अब सिंपल हम लोग वज्र गुणन विधि का यूज करेंगे और a और b का मान निकाल देंगे, जो कि प्रश्न में यहाँ पे वही कह रहा था कि a और b का मान निकालिए। सिचुएशन क्या था, सिचुएशन था कि अनेक हल होना चाहिए, तो अनेक हल होने के लिए यहाँ पे हम लोग बराबर कर दिया था, और वो बराबर जब कर दिए थे, अब उस स्थिति में बराबर किए थे, उस स्थिति में a और b का जो हम लोगों का मान निकलेगा वही a और b का मान हो जाएगा, किसके लिए, अनेक हल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, इसलिए दोनों समीकरण को एकदम पास में लिख लेते हैं, a माइनस 5b, और c के जगह पे कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे a के जगह पे 1 है, यहाँ पे b के जगह पे 5 है, और c के जगह पे कुछ नहीं है तो बड़ा प्लस 0 कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये समीकरण फर्स्ट है ना, समीकरण फर्स्ट ही है ना, 1a माइनस 5b प्लस 0 1 है। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण 2a माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड। वज्र गुणन विधि में क्या करते थे, वज्र गुणन विधि में करते थे कि जो वैल्यू निकालना है सबसे पहले उसको लिखते थे, जैसे इसमें a और b का निकालना है तो a लिखेंगे, जैसे उसमें x और y का निकालना रहता था तो x लिखते थे, y लिखते थे और लास्ट में 1 लिखते थे। यहाँ a लिखेंगे बटा b लिखेंगे बराबर 1 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, चूंकि a के नीचे हम लोगों को लिखना है तो a को ढकेंगे, वज्र गुणन नियम ही है ना, -5 गुने -6, -5 गुने -6, -5 गुने -6, बीच में एक बड़ा वाला माइनस, अब ये -4 गुने 0, -4 गुने 0, ये हो गया। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से ये a का काम हो गया, इससे ये गुना किए, इससे ये गुना किया, लेकिन जहां एंड किए वो याद रखना, यहाँ एंड किए, अब यहाँ से गुना करेंगे, b वाला को ढकेंगे क्योंकि b के नीचे लिखना, अब 0 से गुना करेंगे 2a में, तो 0 गुने 2a, 2a से a नहीं रहेगा, सिर्फ 2 रहेगा माइनस, अब इससे -6 से 1 को गुना करेंगे, -6 मल्टीपल 1, एंड कहाँ किए 1, तो स्टार्ट भी अभी 1 से करेंगे। अब 1 वाला पे आ गए, 1 वाला ये है ना, तो 1 वाला पे आ गए, 1 वाला को ढक दिए, 1 मल्टीपल -4 ये कर दिए, माइनस 2 मल्टीपल -5, 2 मल्टीपल -5, बस यहाँ से हमारा a और b का मान फटाक से निकल जाएगा, बस इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो ये हो जाएगा a बाई माइनस 6 बचे प्लस माइनस प्लस 6 बचे 30 हो जाएगा, -4 माइनस प्लस ये तो 0 हो जाएगा, बराबर b बाई ये तो गुना होकर के 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6 × 6 बराबर 1/4 गुने -1 तो -4 हो जाएगा, 5 गुने के माइनस प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे 30 में से 0 हो जाएगा तो ये 30 ही बचेगा, बराबर 6 में 0 जोड़ेंगे तो b/6 ही बचेगा, b/6 बचेगा, बराबर। अब -4 प्लस 10 करेंगे, 10 में 4 को घटाएंगे तो ये 6 बचेगा। अब हम लोगों को a और b का मान चाहिए तो बारी बारी से बराबर कर देंगे, एक बार इसके बराबर ये कर देंगे तो हमारा a का मान निकल जाएगा, एक बार इसके बराबर ये कर देंगे तो ये निकल जाएगा b का मान। यानी कि अगर आप लोगों को बस ये वाला चीज करने के लिए आ जाएगा ढक करके, तो तीनों विधि में से सबसे आसान विधि कौन सा है, वज्र गुणन विधि।
कब? जब आपको ये ढक करके गुना करने के लिए आ जाएगा तब। अब क्या करना है, बस बराबर कर देना है, वो a/30 इक्वल टू 1/6। ये 30 उधर चल जाएगा तो गुना में चल जाएगा, इधर भागा में है, तो ये हो जाएगा a बराबर 30/6। 6 से कटेगा 5 बार में, a का मान कितना आ गया? a का मान आ गया 5। फिर से एक बार क्या करते हैं, इसके बराबर इसको कर देते हैं, इससे हमारा b का मान निकल जाएगा। तो b/6 बराबर 1/6। डायरेक्ट यहाँ से हम काट सकते हैं, लेकिन नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, फिर उधर भेजते हैं, फिर काटते हैं। 6 इधर से ऊपर चल जाएगा, 6/6, 6 से 6 कट जाएगा, b का मान कितना आ गया? 1। b का मान कितना आ गया? 1। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? a और b का जो हम लोग मान निकाले हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं लग रहा है। यानी कि हमारा आंसर हो गया a बराबर 5 और b बराबर 1। क्या आंसर हो गया? a बराबर 5 और b बराबर 1। यही ना यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा था, a और b का किन मान के लिए। तो a बराबर कहिएगा 5 और b बराबर कहिएगा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बताइए ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा? दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत? दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत लग रहा है? दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दिक्कत। किसका सेकंड? तो इसका सेकंड किधर गया? इसका सेकंड है, ये थर्ड सेकंड नंबर का सेकंड है। सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन में ये सेम, फर्स्ट और सेकंड का 2 क्वेश्चन है। सेकंड में दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही टाइप का है, बस थोड़ा सा आपको समझने के लिए आना चाहिए, सोचने के लिए आना चाहिए। एक ही कैसे? इसमें कह रहा था कि अनेक हल होंगे और 2 समीकरण दिया हुआ था, एक समीकरण में a और b दिया हुआ था, तब अनेक हल के लिए इस a और b का मान निकालने के लिए कह रहा था। लेकिन अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि 2 समीकरण दिया हुआ है, उसमें a और b था और इसमें क्या है? k है। और क्या कह रहा है कि कोई हल नहीं हो इसके लिए। सबसे पहले इस चीज को फिर से हम बताते हैं कि कोई हल नहीं हो इसके लिए क्या है उसका रूल। उसका रूल कहता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये सिचुएशन आता है तब इसमें क्या कहलाता है कि कोई हल नहीं है। ये चीज जब आएगा तो इसको कहेंगे कोई हल नहीं है, कहते हैं ना। तो कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले तो ये पहला समीकरण है 3x + y = 1। इसमें देखिए a का मान कितना है? a1 का मान 3 है। b1 का मान कितना है? b1 का मान 1 है। कुछ नहीं, यहाँ पे तो वो 1 है ना जी। c1 का मान कितना है? तो c1 का मान 1 है। अब इसमें देखिए दूसरा समीकरण क्या है? 2k - 1 इंटू x + k - 1 इंटू y बराबर 2k + 1। ये है समीकरण सेकेंड। इसमें देखिए तो a2 का मान कितना है? a2 का मान 2k - 1 है। 2k - 1 है। उसके बाद देखिए तो b2 का मान कितना है? तो b2 का मान k - 1 है। देखिए तो b2 का मान k1 - है, बिल्कुल है। c2 का मान कितना है? तो c2 का मान 2k + 1 है। c2 का मान कितना है? 2k + 1 है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत अब देखिए, अब करना बस यही है। हम लोगों को ये सिचुएशन दिया था कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं के लिए करना है a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये चीज हम लोगों को करना है। तो a1/a2, तो a1 का मान कितना है? 3/a2 का मान कितना है? 2k - 1 इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? b1/b2 के। b1 का मान कितना है? 1। b2 का मान कितना है? k - 1 इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर नहीं होना चाहिए? तो c1/c2 के। c1 का मान कितना है? 1/c2 का मान कितना है? 2k + 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? और पूरा प्रश्न में बस क्या रहा है? तो k का मान ही ना निकालने के लिए कह रहा था। किसके लिए? तो कोई हल नहीं के लिए। तो कोई हल नहीं के लिए ये वाला चीज हम बैठा दिए हैं। अब कौन सा आपको बराबर दिख रहा है वो दोनों को बराबर कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो कौन सा बराबर है? ये वाला देखिए बराबर है। ये तो बराबर नहीं है, बस यही दोनों को हम हल करेंगे, हमारा k का मान निकल जाएगा। चलिए यही दोनों को हल करते हैं। क्या है यहाँ पे? 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1 ये दिया गया, ठीक है। k - 1 उधर चल जाएगा, 2k - 1 इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × k - 1 इक्वल टू 1 × 2k - 1। 3 में k को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3k - 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर 2k - 1। 2k इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3k - 2k -3 का -3 इधर रहेगा, इधर -1 है, ये देखिए -1 है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। होगा या नहीं? बिल्कुल, इधर 0 बचेगा। अब 3k में से 2k गया तो क्या बचेगा? k। -3 में से +1 जाएगा तो क्या बचेगा? -2 बराबर 0। तो k - 2 बराबर 0 बचा। k बराबर क्या हो गया? इधर -2 इधर जाएगा तो +2। k का मान आ गया हमारा +2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बताइए तो इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे दिक्कत लगा? k का मान जो हम लोग 2 ले आए हैं, क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे दिक्कत लगा है? थोड़ा सा भी दिक्कत लगा हो तो बताइए, क्या हमारा आंसर सही आया है नहीं आया, जो बताइए। इस क्वेश्चन में आपको कहीं से भी इतना सा भी दिक्कत लगा?
नहीं लगेगा दिक्कत। अब ये हो गया हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें हम उम्मीद करते हैं इतना सभी आपको दिक्कत नहीं लगा होगा। दूसरा के बाद बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। इसमें कुल कितना क्वेश्चन है, तो इसमें कुल कितना क्वेश्चन है, तीसरा, चौथा, चौथा में कितना क्वेश्चन है, चौथा में 5 क्वेश्चन है, बस यही तक है। चौथा में 5 क्वेश्चन है, वहीं तक है। और ये हमारा दूसरा का दूसरा क्वेश्चन बन गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग किसके ओर, तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कुछ ज्यादा नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अभियुक्त उपयुक्त मानते हैं। कह रहा है यहाँ पे एक समीकरण, दो समीकरण दिया हुआ है, ये है हमारा पहला समीकरण और ये हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। और दोनों समीकरण जो दिया गया है इसको दो विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और वज्र गुणन विधि से भी हल करना है। और हल करने के बाद आपको बताना है कि कौन सा विधि सबसे उत्तम लगा, आपको सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे आसान क्या लगा, ठीक है। सबसे आसान तो आप लोगों को यही ना लगेगा कि बने हुए नहीं करेंगे, इससे भी आसान कुछ हो सकता है। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, अगर ऑप्शन में दे देता कि आप लोगों को कौन सा सबसे अच्छा लगा तो आप लोग बोलते कि बने हुए नहीं करेंगे, यह सबसे अच्छा है ना। लेकिन नहीं, इसमें दो ऑप्शन दिया है आपको कि वज्र गुणन और प्रतिस्थापन, दोनों में से कौन सा आपको बेहतर लगता है वो बताइए। तो हम प्रतिस्थापन तो सबसे हल्का है, पहले बता ही चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। प्रतिस्थापन आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, तो उतना में आप सीख ही गए होंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि वज्र गुणन भी थोड़ा थोड़ा आता होगा, अगर थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन होगा तो इस क्वेश्चन को हम वज्र गुणन विधि से हल कर देते हैं। और आप लोगों का काम है इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना और वज्र गुणन विधि से भी हल करना। और हम क्या करेंगे, केवल वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। और आपको जब दोनों हल कर लीजिएगा तो फिर आराम से बताइएगा कमेंट में कौन सा भी अच्छा लगा क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने में। तो सबसे पहले वज्र गुणन हम लोग कौन विधि से हल कर रहे हैं, तो वज्र गुणन विधि से, ठीक है, वज्र गुणन विधि से। तो उसके लिए सबसे रूल नंबर फर्स्ट, आरएचएस में कोई भी चीज नहीं लाना चाहिए, सबको किधर लेके आना है, एलएचएस में। आरएचएस में कोई भी चीज नहीं लाना चाहिए, सबको किधर लाना है, एलएचएस में। 8x + 5y - 9 = 0, ये समीकरण फर्स्ट। सेकेंड में 3x + 2y - 4 = 0, ये समीकरण सेकेंड। आरएचएस में कोई भी चीज नहीं रहना चाहिए, सबको पहले लेकर के आना है एलएचएस में। आरएचएस में कोई भी चीज नहीं रहना चाहिए, सबको पहले लेके आना है एलएचएस में, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है, कुछ नहीं कहता है, x बड़का बटा y बटा 1 बटा, ठीक है। अब क्या करना है, अब चूंकि हम लोगों को x के नीचे वाले को लिखना है, तो x के नीचे वालों को लिखना है, तो सबसे पहले हम लोगों को x को ढकना पड़ेगा। किसको ढकना पड़ेगा, x को। ऐसे ढक दी, गुना करो इसमें, 5 × -4, 5 × -4 माइनस 2 × -9, 2 × -9। कहाँ खत्म हुआ, यहाँ, जहाँ खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट करेंगे हम y के लिए। -9 गुने ये जो है -9 तक ही रहेगा, -9 तक ही रहेगा। -9 × 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9 × 3 माइनस, अब -9 × 3 और -4 × 8, -4 × 8, ये एक -4 इसके पास भी है, ठीक है। अब कहाँ पे खत्म किए हम लोग, 8 पे, ठीक है। अब इसको 1 वालों को ढको, 1 वालों को ढको, 8 × 2, 8 × 2 दिख रहा है ना, 8 × 2 माइनस, अब क्या करेंगे, 3 × 5, 3 × 5, बताइए। तो हमको तो लगता है ना आपको बस ये चीज आ गया, ढक करके ऐसे गुना करने। सबसे आसान अगर है तो वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विलोपन सारी विधियों में से सबसे आसान अगर कोई है तो वज्र गुणन विधि है। बस होना इतना चाहिए कि आपको ढक करके ये गुना करके ये करने के लिए आना चाहिए। बताइए, तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल यहीं पे लगता है, ऐसे ऐसे ढक ढक के गुना करो। उसके बाद ये जब आप ये कर लेते हैं तो कुछ बचता है, बस कैलकुलेशन करो, आंसर आ गया। जैसे कि अब देखो, x बटा 4 × 5 = 20, तो -20 हो जाएगा। 9 दूनी का 18, -16 + 18 हो जाएगा, बराबर y बटा 9 तिया के 27, तो -27 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये 4 के पास माइनस था, ठीक ना, ये 4 के पास माइनस था, तो 8 × 32 + 32 हो जाएगा, बराबर 1 बटा 8 दूनी के 16 हो जाएगा। और 3, ये इतना अलग है, ये इतना अलग है, ये इतना अलग है, ये क्लियर दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है सब एक जैसा। अब 8 दूनी के 16 हो गया, माइनस प्लस माइनस 5 दिया के 15 हो गया, बस आंसर आ गया हमारा। अब लिखेंगे x y -20 + 18, -20 + 18, -20 + 18 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 बराबर y बटा -27 + 32, 32 में 27 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 5, -16 सॉरी +16 -15, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1। अब क्या करना है, बारी बारी से बराबर करना है।
एक बार इसके साथ इसको बराबर करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। x बाई -2 बराबर 1/1, ये जाके ऊपर गुना हो जाएगा तो x का मान हो जाएगा -2 गुने 1 तो -2, x का मान निकल गया। फिर क्या करना है, इसके साथ एक बार बराबर करना है तो इससे क्या हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। y/5 बराबर 1/1, ये 5 उधर गुना हो जाएगा, y बराबर 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं ना दिक्कत लग रहा है। यहाँ से हमारा x बराबर -2 आ गया और y बराबर -1। बताइए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना बेहतरीन तरीका से हम लोगों ने सोल्व कर लिया। क्या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए। मानते हैं कोई दिक्कत है तीसरा नंबर क्वेश्चन में? x बराबर -2, y बराबर 5। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है और बना करके बताना है। क्या बताना है कि कौन सा विधि आपको सबसे उत्तम लगा। इतना काम कर लीजिएगा ना? बिल्कुल कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चौथा नंबर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना अच्छा से आपको ऑप्शन अब दे दिया। सबसे पहले तो कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं को, जो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, शब्द समस्या दिया हुआ है, उसको रैखिक समीकरण के रूप में बनाना है, जो कि हम लोगों का काम है कि कैसे बनाइएगा रैखिक समीकरण के रूप में। और रैखिक समीकरण के रूप में बनाने के बाद कह रहा है कि आपको उनका, सबसे पहले तो उनका अस्तित्व है, यानी कि अनंत हल है, कोई हल नहीं है, क्या है नहीं है, वो ज्ञात करना है। उसके बाद बीजगणितीय विधि में 3-4 विधि है ना जी, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, है ना, ये सब विधि। तो ये सब में जो आपको पसंद है उससे बनाइए, ये कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए कितना मस्त दिया हुआ है। कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक छात्रावास है जिसका एक मासिक व्यय खर्च जो है एक भाग नियत है, मतलब फिक्स है कि एक मंथ में इतना खर्चा होगा, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। और जैसे कि कहीं कोई रह रहा है, साथ में मेस भी उसमें अटैच है, मेस बोले तो जहाँ खाना खाने के लिए जाता है, तो वो जो जिसमें रह रहा है उसका तो फिक्स है कि तुम्हारा महीना में 1500 रुपया लगेगा, 1600 रुपया लगेगा। लेकिन मेस का, इस क्वेश्चन के अनुसार मेस का सिस्टम ये है कि आप कितना दिन भोजन किए हैं उसके अनुसार आपको पैसा लगेगा। ठीक है, जब एक विद्यार्थी है ए जो बी, रिपीट कर देते हैं कि जो आप खाना खाइएगा, कितना दिन खाना खाइएगा उसका अलग पैसा लगेगा, और एक नियत फिक्स पैसा लगेगा वहां रहने का, खाने का दिन के अनुसार कि एक दिन में इतना, एक दिन में इतना, लेकिन रहने का फिक्स रहेगा कि इतना लगेगा तो लगेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ए जो है 20 दिन तक भोजन किया तो उसको 1000 रुपया देना पड़ा, नियत उसमें ऐड है, नियत जो है ऐड है उसमें। और बी जो है 26 दिन भोजन किया तो उसको 1180 रुपया देना पड़ा, इसमें भी नियत ऐड है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, नियत खर्च मान लेते हैं, माना, क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर मानने के लिए नहीं आ रहा है तो एक ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में देखिएगा कि पूछ क्या रहा है। तो देखिएगा तो पूछ रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, ये ना पूछ रहा है, तो यही दोनों को मान लेंगे। माना नियत व्यय बराबर 100 रुपया, नियत व्यय क्या मान लिए, 100 रुपया। और माना प्रतिदिन भोजन का मूल्य, माना प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना हो गया, y रुपया, और नियत व्यय क्या हो गया, 100 रुपया। अब जो है ए का खर्च अगर निकाले हम लोग, किसका निकाले, ए का, किसका खर्च पहले निकालेंगे, ए का। अगर हम लोग ए के लिए भोजन का खर्च और दोनों नियत भाड़ा दोनों अगर निकाले, किसके लिए, ए के लिए, प्रश्न अनुसार ए के लिए, तो ए के लिए जो है नियत खर्च तो उसका जो है x, तो वो x रहेगा, प्लस प्रतिदिन उसका खर्च है y रुपया और वो 20 दिन तक भोजन किया। तो अगर हम आपको ऐसे पूछते हैं प्रतिदिन खर्च है 10 रुपया और 20 दिन तक आप खाए हैं तो कितना रुपया होगा, तो 20 गुने 10 कीजिएगा, तो प्रतिदिन जो है y रुपया है
और 20 दिन तक वो खाया है तो 20y, और नियत और प्रतिदिन 20 दिन मिला करके भोजन दोनों का उसका खर्च कितना बैठा, तो उसका खर्च बैठा कितना 1000 रुपये। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है, बी के लिए, बी के लिए, तो बी का नियत खर्च x है जो कि x रह जाएगा, प्लस उसमें 26 दिन तक वो भोजन किया और एक दिन का मूल्य है y रुपया और 26 दिन तक वो भोजन किया तो उसको देना पड़ा 1180 रुपया। ये है समीकरण सेकेंड। अब इसको आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। मन है प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन से, मन है विलोपन तो विलोपन से, मन है वज्र गुणन से तो वज्र गुणन से बना सकते हैं। तो वज्र गुणन बहुत सारा बता दिए हैं, अब इसको वज्र गुणन से ट्राई कीजिएगा। हम यहाँ पे इसको विलोपन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, विलोपन विधि से। कौन सा विधि से बनाएंगे, याद रखिएगा कौन सा विधि से बना रहे हैं, विलोपन विधि से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट जो है वो है हमारा x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20y बराबर 1000, ये समीकरण फर्स्ट। उसके बाद समीकरण सेकेंड जो है हमारा x प्लस 26y बराबर 1180, x प्लस 26y बराबर 1180, x प्लस 26y बराबर 1180, ये है समीकरण सेकेंड। अब क्या करना है, हम लोग विलोपन विधि का रूल सबसे पहले आप लोगों को याद है या फिर भुला गए, याद है या फिर उड़ गया उधर, जल्दी बताइए। आप लोगों को याद रहना चाहिए विलोपन में क्या होता है, या तो किसी प्रकार से x वाले को बराबर करना होता है या तो y वाले को बराबर करना होता है, और जब बराबर हो जाता है तो दोनों में से क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो हमको तो दिख रहा है कि x वाला x बराबर, इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटा देंगे तो एक कट जाएगा। यहाँ क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, फर्स्ट में क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180। दोनों को घटा रहे तो घटाने पे साइन परिवर्तन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे ये माइनस से प्लस कट जाएगा, यहाँ 20y में से 26y घटेगा तो बचेगा माइनस 6y, और 1000 में 1180 घटेगा तो माइनस में 180 बचेगा। ये माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 180 बटा 6 आ गया, ये कट गया, 6 बार 30 होती है 18, y का मान 30 आ गया। y का मान कितना आ गया, 30। अब इस y के मान को कोई भी समीकरण में रखिए, हम रखते हैं इसको फर्स्ट में, y का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट, समीकरण शॉर्ट में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखिए। फर्स्ट समीकरण क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। अब y की जगह पे क्या रखना है हम लोगों को, तो y की जगह पे 30 रखना है, तो y की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 30। अब x प्लस 30 गुने 20 कितना होगा, 20 गुने 30 कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए 600। अब x बराबर इधर 1000 माइनस प्लस 600 इधर आ जाएगा माइनस 600, तो x का मान आ जाएगा 1000 में से 600 गया तो कितना बचा, 400। यानी कि पीछे अब चलेंगे और बताएंगे उसको कि y का मान 30 है और x का मान 400 है, यानी कि x हम लोग माने थे नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन मूल्य y माने थे, यानी कि नियत व्यय जो है, नियत व्यय वो हमारा आ गया, कितना आ गया, x बराबर 400 रुपया। प्रतिदिन भोजन का व्यय जो है, प्रतिदिन भोजन का व्यय वो हमारा था y, जो कि आ गया 30 रुपया। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें, इसमें आपको कोई दिक्कत लग रहा है। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और आप लोगों का काम है, हम इसको बनाए हैं विलोपन विधि से, आप लोगों का काम है कि इसको वज्र गुणन से बनाए। हम इस चैप्टर में तो सभी स्टूडेंट को सलाह ये देते हैं कि सारा जितना क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए सभी विधि से बना दें, वज्र गुणन, विलोपन, प्रतिस्थापन। जब आप
इस पूरे 6 एक्सरसाइज है, जितना भी एक्सरसाइज है, 6 एक्सरसाइज के सभी प्रश्न को तीनों से चारों विधि से बना देते हैं, ग्राफीय विधि बना देते हैं, विलोपन भी बना देते हैं, प्रतिस्थापन से बना देते हैं, वज्र गुणन से भी बना देते हैं। तब आपके अंदर एक वो पावर आ जाएगा कि जहां भी इस चैप्टर का क्वेश्चन दिखेगा रगड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? जहां भी एक क्वेश्चन दिखेगा क्या कीजिएगा, रगड़ दीजिएगा कीजिएगा। तो आप सीखिएगा कैसे, गलती करने से तो डरना ही नहीं है ये सब क्वेश्चन। बताइए, तो एक मैथ अगर आप बना रहे हो गलती हो गया, उसको फिर से बनाएंगे, क्या दिक्कत है? उससे आपका जिंदगी चला जाएगा, क्या चला जाएगा? चल भी जाएगा तो क्या दिक्कत है? हाँ, लेकिन वैसा जाएगा तो नहीं लगे। तो आपको क्या करना है, इसको ट्राई करना है खुद से जरूर, और सभी विधि से। और गलती होता है तो इरिटेट नहीं होना, ठीक है ना? क्योंकि गलती से डरिएगा तो फिर आप नहीं बना पाइएगा। वो एक कहते हैं ना कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। तो वैसा ही इसमें हादसा बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। आराम से इसको आप एक एक करके सोल्व कीजिएगा सभी वीडियो से, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या है, कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 1 जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हम पिछला एक्सरसाइज में बनाए, बिल्कुल फोटोकॉपी, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्या पूछ रहा है वही मान लेंगे हम। तो ये रूल आप लोगों को बता दिए हैं कि क्या पूछ रहा है वही मान लेंगे। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में 1 घटाया जाता है और वही भिन्न पूछ रहा है। तो भिन्न में 2 चीज होता है, बताए थे ना, ऊपर कुछ होता है और नीचे कुछ होता है। जैसे 4/5 हो गया, हुआ ना x/y। तो यानी कि ऊपर वाला को क्या कहते हैं, तो अंश कहते हैं, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ये चीज तो आपको पता होगा, नीचे वाला को हर, ऊपर वाला को अंश। तो सबसे पहले हम लोगों को भिन्न पूछ रहा है, तो भिन्न के लिए मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x, भिन्न के अंश को क्या मान लिए, x, और इसके हर को क्या मान लिए, हर को मान लिए y। ठीक, तो भिन्न का अंश x हो गया, हर y हो गया, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न जो है हो जाएगा x/y, ये ना हो जाएगा। अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में सबसे पहले कह रहा है कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। हर से कुछ लेना देना है ही नहीं, अंश क्या है, ऊपर है, ऊपर क्या करना है, जैसे कि भिन्न हमारे पास x/y है ना, x/y है, तो कह रहा है अंश में जब हम 1 घटाते हैं तो ये 1/3 हो जाता है। ये सिचुएशन फर्स्ट, इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, ये क्रिस क्रॉस होगा, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस करेंगे, इधर 3 आएगा, 3 × x - 1 बराबर y, 3x - 3 बराबर y, y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 3x - y -3 बराबर 0। ये हमारा समीकरण फर्स्ट, ये हमारा समीकरण फर्स्ट। याद रखिएगा, y के साथ पूछ रहे हैं तो 1 है ना। अब पुनः प्रश्न से एक बार फिर से प्रश्न में कुछ कह रहा है, चलिए फिर से प्रश्न में चलते हैं। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। जब इसके हर में 8 जोड़ देंगे तो ये कह रहा है कि 1/4 हो जाता है। तो हर में जोड़ देते हैं, कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है। तो सबसे पहले भिन्न क्या है, तो भिन्न हमारे पास है x/y, यही ना मान के चले हैं, पता तो है नहीं तो इसको मान लिए। y में यानी कि हर में कितना जोड़ना है, तो 8 जोड़ना है। तो ये कितना हो जाता है, कितना बोला, 1/4 हो जाता है, यही ना बोला, तो 1/4। ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, क्रिस क्रॉस होना, उधर चल जाएगा 4x, इधर आ जाएगा y + 8, सबको इधर लेके आ जाते हैं। 4x - y - 8 बराबर 0, 4x - y - 8 बराबर 0। ये हमारा समीकरण सेकेंड, ये हमारा समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब बताइए इसको हम कौन सा विधि से हल करें। पीछे तो हम लोग विलोपन से किए थे, उससे पहले भी विलोपन से किए थे, प्रतिस्थापन तो सबसे हल्का है। एक बार वज्र गुणन से फिर से करते हैं, इसको कौन सा विधि से करते हैं, वज्र गुणन से। सबसे पहले समीकरण क्या है, 3x - y - 3 बराबर 0, 3x - y - 3 बराबर 0। ये हमारा समीकरण कौन सा विधि से हम लोग हल करेंगे अभी, तो वज्र गुणन विधि से। कौन सा विधि से, वज्र गुणन विधि से। आप लोगों को सभी विधि से सभी क्वेश्चन जरूर बनाना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर के लिए कि आपको कहीं भी 2-4 वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दे देगा तो उठा पटकिएगा उसको, इधर पटकिएगा उधर पटकिएगा, रगड़ दीजिएगा। एग्जाम के लिए तो फिर टेंशन ही मत लीजिए, एग्जाम में तो ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए गलती से डरना नहीं है और इसको बनाना है। और मेरा बात याद रखना है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सीखने के लिए एक हादसा जरूरी होता है, उसी प्रकार से मैथ के लिए भी गलती जरूरी है, गलती कीजिएगा तो सीखिएगा। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, 4x - y - 8 बराबर 0, 4x - y - 8 बराबर 0, 4x
-y-8 बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे हम ही बता रहे हैं मैथ, और बताते बताते एक आगे गलत हो जाता है, हो करता है, तो कॉमन सी बात है, हम लोग मनुष्य हैं, गलती होता ही है। अब बताइए, वो गलती होते ही एकदम चिड़ सबको पड़ेगा, वो हमको कंफर्म है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, आपको बढ़ता भी होगा, जब गलती होता है नहीं बनता है तो बहुत गुस्सा आता है और नहीं बनाने का मन करता है। तो उस समय, बस उसी समय आप खुद को ऑल इज वेल कंट्रोल कीजिए और एक ट्राई और कीजिए, तब मजा आएगा, ऐसे नहीं मजा आएगा। अब इसमें देखिए हम लोग इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। आपको सिर्फ दो चीज की जानकारी यहाँ पे होना चाहिए कि y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। और वज्र गुणन का नियम क्या है, सबसे पहले सबको तो LHS में लाना था, तो LHS में यानी लेफ्ट हैंड साइड में ला चुके हैं। अब क्या करना है, तो x बटा y बटा 1 बटा ये करना था। अब क्या करेंगे, अब इसको पहले ढकेंगे, इससे ये गुना करेंगे, इससे ये गुना करेंगे, तो -1 गुने -8, -1 गुने -8, ये बीच में -1 गुने -3, -1 गुने -3, एक्स का खेला खत्म। कहाँ पे खत्म हुआ, -3 पे, याद रखना है। अब इसको ढकते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ खत्म हुआ था, -3 गुने 4, 4 तो प्लस में है ना, 4 प्लस में, ये हो जाएगा -3 गुने 4 माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा -8 गुने 3, -8 गुने -8 गुने 3, कहाँ पे खत्म हुआ, तो यहाँ 3 पे खत्म हुआ। अब इसको याद रखना है, अब 3 पे खत्म हुआ था तो 3 से स्टार्ट करो, -3 गुने -1, -3 गुने -1 माइनस, अब क्या बचा, -3 गुने -1, 4 गुने -1, 4 गुने माइनस, बस। अब जैसे ही आप ये वाला चीज कर लेते हैं और एक दो बार अगर गलती भी होता है तो उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, बेहतर कर पाइएगा। अगर आप इस चीज को यहाँ से कर लेते हैं और एक दो बार गलती भी होता है तो उसको बढ़ जाते हैं आगे, तो ये वाला आप बेहतर कर लेंगे कि नहीं, पूरा बेहतर कर लीजिएगा। उसको रिपीट कर लेते हैं, क्या अभी आगे बढ़ जाते हैं, बोल दिए नहीं। अगर आप गलती भी कर देते हैं तो उसको फिर से रिपीट करते हैं, उस गलती को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, उस गलती को छोड़ करके फिर से उसको कोशिश करिएगा तो हो जाएगा क्लियर। वो तो एक दो बार गलती होना कंफर्म। ये हो जाएगा x बाई -8 गुने -1 तो +8, ये माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस, -3 गुने 1 -3 बराबर y बटा 4 गुने 3 -4 किया कि -12, माइनस माइनस प्लस 8 किया कि 24। सबसे पहले तो माइनस प्लस आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, अच्छा से एकदम बच्चा जैसा। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपको पता नहीं चले कि हम -12 कैसे लिख दिए, -24 कैसे लिख दिए, -3 कैसे लिख दिए। चूंकि यहाँ पे -1 और -8 था तो वो दोनों को गुना किए तो +8 आया। चूंकि यहाँ पे -1 पहले से था, फिर एक -1 के पास था माइनस, एक -3 के पास था, तो तीनों को जब गुना करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन -3 को माइनस गुना होगा तो माइनस आ जाएगा। -3 गुने 4 किए तो -12 आ गया, और माइनस गुने -8 ई माइनस वाई माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 किया कि 24 तो +24 हो जाएगा। देखिए तो गलती होगा ना, लेकिन अभी दोबारा रिपीट किया तो सही हो गया। -3 गुने -1 करेंगे तो -3 गुने -1 +3 होगा, -4 गुने -1 करेंगे तो +4। अब क्या करेंगे, x बाई 8 में 3 गया कितना बचा 5, 12 में 24 गया कितना बचा 12, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। अब क्या करना है, एक इसको एक बार इसके साथ बराबर करना है और उसको एक बार उसके साथ बराबर करना है, हमारा वैल्यू आ जाएगा x बाई 5 बराबर 1/7। 5 ऊपर चल जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 5/7, ठीक है। फिर इसको एक बार बराबर करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, y का मान, तो उसको भी बराबर कर देते हैं, एकदम बराबर कर देते हैं। y/12 इक्वल टू 1/7, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा 12/7। x का मान आ गया 5/7, y का मान आ गया 12/7। बताइए कोई दिक्कत। सॉरी, इसमें भिन्न पूछ रहा था ना, इसमें क्या पूछ रहा था, भिन्न। तो भिन्न पूछ रहा था, तो भिन्न के लिए क्या करना पड़ेगा, बटा करना पड़ेगा दोनों। भिन्न के लिए बटा करना पड़ेगा, x बटा y। x का मान कितना है 5/7, 12/7, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है। कैसे कटता है वो भी बता दे, देखो कैसे कटता है। जैसे कि यहाँ पे 5/7 है ना, बटा यहाँ क्या है 12/7, तो ये क्या होता है, ऊपर जो 5/7 है वो तो रहेगा 5/7, लेकिन नीचे वाला ऊपर जाकर के पलट जाता है 7/12। इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 5/12। वही ना कर रहे थे कि कटेगा तो क्या बचेगा 5/12। यही हमारा भिन्न हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा था, पीछे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो भिन्न पूछा था यही होगा। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। दूसरा के बाद बढ़े तीसरे नंबर क्वेश्चन की। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। एक कोई लड़का है यश, वो कोई टेस्ट दिया, उसमें 40 अंक लाया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, उसको प्रत्येक, जब वो जितना सही उत्तर कर रहा था उसको 3 अंक मिल रहा था, और गलत करने पर, अशुद्ध करने पर 1 अंक कट रहा था।
यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर 2 अंक में कटे तो यश ने 50 अंक अर्जित किए। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे जो पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। क्या पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न लिए कि सही उत्तर के लिए 1 अंक कट रहा है और गलत उत्तर के लिए y अंक कट रहा है। अब यहाँ पे 2 स्थिति दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो 2 सिचुएशन। सबसे पहले वह 40 अंक प्राप्त करता है कब, जब उसको 3 अंक मिलता है और 1 अंक कटता है। सही के लिए 3 अंक मिल रहा है और गलत के लिए 1 अंक कट रहा है तब। और फिर वह 4 अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर उसे 2 अंक कटते हैं और वो कितना अंक प्राप्त किया, 50 तब। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले इसमें पहला सिचुएशन में क्या किया कि कितना अंक आए वो पहले दे दिया और कितना पे कट रहा है कितना पे जा रहा है वो बाद में दे दिया। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, पहले क्लियर रहना है। सबसे पहले कह रहा है सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले, ठीक है। सही उत्तर के लिए 3 अंक, अंक कितना है 3, सही उत्तर कितना x, तो 3 गुने x कर देंगे। अब कटा कितना उसका, तो कटा अशुद्ध के लिए 1 अंक, यानी उसमें y घटा देंगे। अशुद्ध के लिए y अंक कटते हैं ना जी। हम लोग क्या माने, सही के लिए 3 और सही के लिए x और गलत के लिए y, सही के लिए x और गलत के लिए y। तो ये जब कट करके कितना अंक पहला सिचुएशन में इसको मिला, 40 अंक मिला। पहला सिचुएशन में कितना मिला, 40। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ये था हमारा प्रश्न से, मतलब कि पहली बार प्रश्न से, फिर पुनः प्रश्न से, द्वारा पुनः प्रश्न से। अब दूसरा सिचुएशन में कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा में, कि 4 अंक उसका क्या हुआ है, 4 अंक उसको, 4 अंक है ना, कितना है 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते, यानी कि 4x माइनस 2x, 2x 4x माइनस 2x, तो उसको कितना अंक मिला था, 50 अंक। ये हो गया सिचुएशन सेकेंड। इसमें को तो कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, कटने के लिए y माने हैं तो y लिखिएगा 2y, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस y बराबर 50, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये y इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारा समीकरण क्या हो गया, यहाँ से हमारा समीकरण हो गया 2x माइनस y बराबर 25। ये है समीकरण सेकेंड। ये क्या है हमारा समीकरण सेकेंड। अब कुछ नहीं करना है, सबको एलएचएस में लेके चल जाना है और विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे वज्र गुणन विधि से, किसी से भी बना देना। हम यहाँ पे बना देंगे विलोपन विधि से, ठीक है। हम यहाँ पे बना देते हैं विलोपन विधि से, और आप लोगों को काम है बनाना है इसको वज्र गुणन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से, ठीक है। जरूर बना लीजिएगा। तो सिंपल इसमें करना कुछ नहीं है, क्या करना है, पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 40। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई बराबर 25। अब हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को घटा देते हैं, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड। घटाएं क्यों, जोड़े क्यों नहीं, तो इसके लिए मेरा जवाब है कि चूंकि यहाँ पे देखिए y दोनों समान है, दोनों का गुणांक 1 है और दोनों का साइन सेम है, तो हम लोगों को अगर अलग करना है तो इसको घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस में, प्लस में, माइनस में, इससे ये कट जाएगा। 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा। 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 15 बचेगा। x का मान आ गया 15। अब कोई भी इसको समीकरण में रख देते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में लिखते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 3 गुने 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40, 45 माइनस 40 बराबर वाई। तो वाई का मान कितना आ गया, 40 में से 45 में से 40 किया तो 5, x बराबर आ गया 15 और y बराबर आ गया 5। x बराबर 15 आ गया, y बराबर कितना आ गया 5। यानी कि उसका गलत के सही के लिए x अंक कट रहा था, यानी सही के लिए कितना अंक कट कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए 15 अंक। गलत के लिए y अंक कट रहा था, यानी कि गलत के लिए कितना अंक कट रहा था, गलत के लिए 5 अंक कट रहा था, ठीक है। सही के लिए 15 अंक कट रहा था, तो 15 अंक मिल रहा था, सही के लिए 15 अंक मिल रहा था और गलत के लिए 5 अंक कट रहा था। अब यानी कि अब यहाँ से क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा था कि कितना कट रहा है कितना मिल रहा है, वो पूछ रहा था कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। यहीं से पता चल रहा है कितना प्रश्न, बोलिए कैसे पता चल रहा है। 15 अंक उसको सही के लिए मिल रहा था, यानी कि 15 क्वेश्चन था। कट कितना रहा था, 5 गलत के लिए। कुल मिलाकर कितना क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन हो गया। टेस्ट में कुल कितना प्रश्न था, 20 प्रश्न था यहाँ से। यानी कि ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना अच्छे से सोल्व हो गया। आगे आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 20 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब उसके बाद है
एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, एक राजमार्ग है जहां पे दो स्थान है ए और बी, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। दोनों कारों की क्या ज्ञात करना है? चाल ज्ञात करना है। सबसे पहली बात देखो, कह रहा है कि दो यहाँ पे स्थान है, एक यहाँ पे ए हो गया, एक यहाँ पे बी हो गया। ये पूरा डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। पूरा डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। एक राजमार्ग ए स्थान और बी स्थान है, ठीक है, दो उसका डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक कार ए से चल रहा है, कोई कार है यहाँ पे जो ए से चल रहा है, ठीक है, ए से इधर जा रहा है। यदि एक ए से चल रहा है, दूसरा कार बी से चल रहा है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में जा रही है, ये भी कार यहाँ से चल रहा है और दोनों भिन्न भिन्न दिशा में जब जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, क्या कर रहा है? यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में जा रही है, यानी कि अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी किधर जा रहा है? इधर, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो ये 5 घंटा बाद मिलता है। दोनों का चाल अलग अलग है, दिशा एक ही में जा रहा है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ चाल अलग अलग बोल दिया, ठीक है। यानी कि अब हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है? तो दोनों कारों की चाल निकालना है। क्या निकालना है? चाल। सबसे पहले ए, यहाँ पे एक कार है ए पे, दूसरा कार कहाँ पे है? बी पे। पहला कार कहाँ पे है? ए पे, और दूसरा कार कहाँ पे है? बी पे। और दोनों कार एक ही समय पे चल रहा है, ठीक है, और कितना घंटा पे मिल रहा है? दोनों 5 घंटे के पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल। सबसे पहले यहाँ जैसे कि हम बता दिए कि एक राजमार्ग पर दो गाड़ी चल रहा था, ए से एक गाड़ी चल रहा है, बी से दो गाड़ी चल रहा है, और दोनों गाड़ी जहां से स्टार्ट हुआ दोनों का डिस्टेंस कितना था? 100 किलोमीटर, ठीक है। एक कार ए दूसरी कार बी एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा पे चलती है तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, ये होता है। अब इसमें बस इतना कह रहा है कि अगर दोनों कार 100 किलोमीटर की दूरी पर है और एक ही दिशा में चल रहा है, इधर से ये भी इधर चल रहा है, इधर से ये भी इधर ही चल रहा है, तो दोनों कितना घंटा बाद मिलता है? समय जो है दोनों को मिलने में कितना घंटा लगता है? तो दोनों को समय लगता है 5 घंटा। कितना लगता है? 5 घंटा, 5 आवर्स, ठीक है। तब इस स्थिति में कह रहा है कि दोनों का चाल ज्ञात करें। तो इस गाड़ी का तो कोई नाम नहीं है, यहाँ से दो गाड़ी चल रहा है उसका भी कोई नाम नहीं है, तो हम दोनों का नाम देते हैं। इसको मान लेते हैं पहला गाड़ी, इसको मान लेते हैं दूसरा गाड़ी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं तो इसका क्या बताए रूल, कि जो पूछ रहा है उसी चीज को क्या करना है? मान लेना है। क्या कह रहा है? दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। तो हम पहले मान लेते हैं, माना प्रथम कार की चाल x किलोमीटर पर आवर। प्रथम कार की चाल क्या हो गया? x किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा कार की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर का पर आवर। दूसरा कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि दोनों कार की 5 घंटा तक जाएगा तो कितना दूरी तय करेगा। पहला कार यहाँ से चलेगा, चलते 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 इससे कुछ दूरी आगे पहुंचेगा, और दूसरा कार यहीं से चलेगा और कुछ दूरी आगे पहुंचेगा और यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। हम मान लेते हैं यहाँ डी बिंदु पे पहुंचा। अब आप इस चीज को सोचिए कि ए वाला कार को ज्यादा दूरी तय करना पड़ा, बी वाला को कम करना पड़ा, तो बी वाला का चाल कम होगा और ये वाला का क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ से निकाले, देखिए दोनों का चाल हमको यहाँ पता चल गया, एक का चाल हो गया x किलोमीटर, तो दूसरा का चाल हो गया y किलोमीटर, ठीक है। अब अगर हम दोनों का दूरी निकाले, क्या निकाले? दूरी। अगर हम पहले पहला कार की दूरी, प्रथम कार की दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुने समय। अब अगर प्रथम कार की दूरी निकालते हैं तो प्रथम कार की दूरी हो जाएगा चाल गुने समय। प्रथम कार का चाल क्या है? x किलोमीटर। अब इसका समय कितना लगा? तो 5 घंटा लगा। ये किसका निकला? प्रथम कार का। अब दूसरा कार का अगर दूरी निकालते, किसका? द्वितीय कार जो है उसका अगर हम लोग दूरी निकालते हैं तो उसका चाल क्या है? तो उसका चाल है y किलोमीटर। अब इसका चाल है y किलोमीटर और समय तो दोनों को सेम ही लगा, 5 घंटा लगा ना। इसका दूरी निकल गया 5x
5x किलोमीटर, इसका दूरी निकल गया 5y किलोमीटर, ठीक है। अब दोनों जो है कितना दूरी तय किया था, तो ये तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर दूरी तय किया, उसके बाद इसके आगे भी गया। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया था, 100 किलोमीटर दूरी तय किया था, यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ कुछ दूरी तय किया। अब बताइए ज्यादा दूरी कौन तय किया, तो ये पहला कार जो है यहाँ से यहाँ तय किया, पहला कार का दूरी यहाँ से यहाँ तय किया, जो कि हम लोग निकाल करके लाए हैं 5x किलोमीटर। पहला कार का दूरी हम लोग निकाल करके लाए हैं 5x किलोमीटर, जो कि यहाँ से यहाँ तय किया। अगर ये पॉइंट समझ आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तय किया। और दूसरा कार का दूरी तय किया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ किया पहला, दूसरा किया यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ का दूरी हम लोगों को पता है 100 किलोमीटर। और उसका पहला का दूरी में दूसरा का दूरी अगर हम घटाते हैं तो ये मान आएगा कि नहीं, पहला के दूरी में दूसरा का दूरी अगर हम घटाते हैं तो ये मान आएगा, जो कि हम लोगों को पता है कि 100 किलोमीटर है। तो यानी कि ये तो प्रश्न में ही दिया गया है, तो हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से क्या दिया गया कि पहला का दूरी में हम लोग जब दूसरा का घटाएंगे तो ये हम लोगों को पता है कि 100 किलोमीटर है। पहला का दूरी कितना है, 5x किलोमीटर, किलोमीटर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, माइनस दूसरा का दूरी कितना है, दूसरा का दूरी कितना है 5y। अब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 किलोमीटर। यहाँ से हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया समीकरण फर्स्ट। यहाँ से हमारा क्या निकल गया, यहाँ से हमारा निकल गया समीकरण फर्स्ट। ये था स्थिति फर्स्ट, मतलब पहला सिचुएशन में ऐसा क्वेश्चन में कह रहा था एक समीकरण निकल गया। अब इस समीकरण को कुछ कर सकते हैं, इसमें हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे इससे 5 आ जाएगा, x बचेगा, इससे भी 5 आ जाएगा, y बचेगा, बराबर 100 बच गया। अब 5 इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, तो x माइनस वाई बराबर 100/5। 5 से कितना बार में कटेगा, 20×5=100, यानी कि समीकरण हमारा निकल के आया x माइनस वाई बराबर 20। ये हो गया फर्स्ट समीकरण। अब यहाँ पे दूसरा स्थिति, अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएगा, अगर दोनों, यहाँ ए गाड़ी है, पहला गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है, दूरी है 100 किलोमीटर, ये यहाँ पे दूसरा गाड़ी है बी पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को दो चीज पता है, क्या पता है, समय 5 घंटा लगा था वो पता है, और क्या पता है, और हम लोगों को पता है कि इसका पहला गाड़ी का दूरी 5x किलोमीटर है, दूसरा गाड़ी का दूरी 5y किलोमीटर, ये पता है। और क्या पता है, और हम लोग यहाँ पे 5 घंटा समय लगा था जो पता है। अगर हम यहाँ से एक और फॉर्मूला लगाए, क्या कि अगर यहाँ पे चाल, पहला गाड़ी का चाल x किलोमीटर पर आवर है और दूसरा गाड़ी का चाल y किलोमीटर पर आवर है, तो अगर हम कहेंगे कि पहला गाड़ी, प्रथम गाड़ी एक घंटा में तय की गई दूरी, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। चाल कितना है पहला का, x किलोमीटर, समय कितना दिए, एक घंटा, तो 1 गुने x, यानी केवल x हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम इसका निकालते हैं कि दूसरा गाड़ी का 1 घंटा में तय की गई दूरी 1y, यानी कि चाल गुने क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। 1 घंटा में निकाल रहे दूसरा गाड़ी का तय किया गई दूरी। अब दोनों गाड़ी जब 1-1 घंटा में विपरीत दिशा में चलेगा, किधर से किधर चलेगा, विपरीत दिशा में। स्थिति सेकेंड प्रश्न में दिया हुआ है, अगर दोनों गाड़ी विपरीत दिशा में, अगर ये इधर से इधर चल रहा है और इधर से इधर चल रहा है, ठीक है, ये गाड़ी इधर से इधर चल रहा है, ये गाड़ी इधर से इधर चल रहा है, और दोनों 1-1 घंटा तय करता है विपरीत दिशा में, तो दोनों का कुल दूरी कितना तय करेगा, 100 किलोमीटर दूरी। यानी कि इसका अगर डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस ऐड करते हैं, पहला का दूरी क्या है, पहला का दूरी है x किलोमीटर, दूसरा का दूरी क्या है y किलोमीटर। ये पहला स्थिति कब था, 1 घंटा में, ये दूसरा स्थिति भी क्या था, 1 घंटा में। और दोनों जब इधर से चलेगा तो दोनों कितना दूरी तय करेगा, तो दोनों तय करेगा 100 किलोमीटर। अब यहाँ से ये हमारा निकल गया क्या, समीकरण सेकेंड। यहाँ से क्या निकल गया, समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट था x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण सेकेंड क्या निकाला, x प्लस वाई बराबर 100। अब इसको क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से बस हम लोग बना देंगे, जो कि आप लोगों को 3 विधि हम बता चुके हैं, या तो विलोपन विधि, या तो प्रतिस्थापन विधि, या तो वज्र गुणन विधि। कोई भी विधि से बनाइएगा आंसर सेम ही आएगा। तो पहला समीकरण क्या था, x माइनस वाई बराबर 20, पीछे जो दिया गया था। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 100, ये दिया गया है।
लेकिन वज्र गुणन विधि से बनाने का रूल क्या है? रूल है कि सबसे पहले आरएचएस में जितना भी कुछ है उसको किधर लेके आना है? एलएचएस में। तो यहाँ पे आरएचएस में 20 है, इधर आरएचएस में 100 है, दोनों को इधर लेके आ जाएंगे। दोनों को अगर हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 20 y माइनस 20 बराबर 0। इधर क्या था? 100 था, इसको भी लेके आ जाएंगे तो माइनस 100 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका अगला रूल क्या है वज्र गुणन का? सबसे पहले क्या करते हैं? x लिख दिए, बड़ा बटा दे दिए, बराबर y लिख दिए, बड़ा बटा दे दिए, बराबर 1 लिख दिए, बटा दे दिए। अब क्या करना है? सबसे पहले x में चलेंगे तो x को ढकना है। इससे पहले आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि y के साथ कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं 1 है, कुछ नहीं 1 है, कुछ नहीं 1। अब इसको x वाले के नीचे लिखेंगे तो x वाले को ढक दिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 है, यहाँ क्या -100 है तो क्या करेंगे? -1 गुने -100, -1 गुने -100 माइनस, फिर क्या करेंगे? इससे उसमें गुना करेंगे तो 1 मल्टीपल -20, ये हो गया। अब इंड जहां किए वहीं से स्टार्ट करेंगे, 20 पे खत्म किए तो 20 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब 20 से स्टार्ट करेंगे तो ये 20 गुना होगा इसमें, तो 20 गुने -20 गुने 1, -20 गुने 1 हो जाएगा, -20 गुने 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इधर से -100 गुने +1 हो जाएगा, -20 गुने 1 -100 गुने 1 हो जाएगा। ये कहाँ तक का बात हो गया? x का हो गया, y का हो गया, और y को ढक करके जब गुना किए तो इंड कहाँ हुआ? यहाँ पे। अब 1 वाला को ढकेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 मल्टीपल 1, क्या करेंगे? 1, दोनों तो प्लस में है, मल्टीपल 1 माइनस। अब इसमें 1 मल्टीपल 1 नीचे खत्म किए हैं, नीचे से स्टार्ट करेंगे, 1 मल्टीपल -1, यहाँ पे -1 है तो -1 देंगे, 1 मल्टीपल -1 दे दिए। अब क्या करना है? देखिए, इसीलिए बोलते हैं कि वज्र गुणन विधि सिर्फ यहीं पे दिक्कत करता है कि ढक करके आपको अगर गुना करने के लिए अच्छा से आ जाता है तो ये विलोपन और प्रतिस्थापन से भी हल्का है। बस अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, दोनों को बारी बारी से 1 के बराबर करेंगे, माना जाएगा। तो ये हो जाएगा x बटा 100, -100 को -1 से गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, -20 को -1 से गुणा करेंगे तो +20 हो जाएगा, बराबर y बटा, यहाँ पे क्या है? -20 और +1 तो ये -20 ही रहेगा, माइनस यहाँ है एक मेन वाला माइनस, 100 के पास अपना माइनस, और 1 तो प्लस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 100 गुने 1 करेंगे तो ये 100 ही रह जाएगा, बराबर 1 बाई, ये 1 मल्टीपल 1 होगा तो 1 रह जाएगा, माइनस गुने माइनस ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब इसको सिर्फ क्या कीजिए? जोड़िए, घटाइए, बचा x बटा 100 और 20 120 बराबर y बटा -20 में 100 जाएगा, कितना बचेगा? 80, बराबर 1 बाई 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 क्या हो गया? 2। अब इसको बारी बारी से इसके बराबर एक बार इसको करेंगे, x का मान आ जाएगा, इसके बराबर एक बार इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? y का मान आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पहला का करते हैं, x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x बटा 120 बराबर 1/2, 120 इधर भागा में, उधर ऊपर जाएगा गुना में, तो x बराबर 120/2, जो कि आप चाहते तो यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकते थे 60, लेकिन नहीं समझ में आता है तो इसको ऊपर लेके जाइए यहाँ, और यहाँ से काटिएगा 60, यानी कि x का मान कितना आ गया? 60 आ गया। अब इसके बराबर इसको करेंगे तो इससे हमारा y का मान निकल जाएगा, यानी कि y बाई 80 बराबर 1/2। अब मन है तो इसको ऊपर ले जाकर काटिए, लेकिन अगर थोड़ा सा मैथ जान गए, समझ आ गया है तो ये 2 से डायरेक्ट यहाँ काटिएगा 40। अब ये 40 चल गया ऊपर, 1 से गुना हो गया, y का मान आ गया 40, y का मान क्या आ गया? 40। अब x का मान आया 60, y का मान आया 40। अब चलिए क्वेश्चन में माने क्या थे? पूछा क्या था? प्रथम कार का चाल x किलोमीटर माने थे, जो कि कितना आया है? तो प्रथम कार का चाल आ गया x किलोमीटर माने थे, तो वो जो है कितना आया है? 60 किलोमीटर पर आवर। द्वितीय का कितना आया है? 40 किलोमीटर पर आवर। यही ना क्वेश्चन में पूछ रहा था, दोनों कारों की चाल। तो यहाँ पे आराम से आंसर में लिख लीजिएगा, नीचे या ऊपर कहीं पे भी, कि प्रथम कार का चाल x किलोमीटर पर आवर माने थे, x माने थे ना, जो कि कितना आया? 60 आया, 60 आया, 60 आया, देख लीजिए यहाँ पे। द्वितीय का y माने थे जो 40 आया, यहाँ लिखेंगे 60 किलोमीटर पर आवर, ये प्रथम कार का हो गया। उसके बाद दूसरा कार का चाल क्या है? दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर, जो कि कितना है? हम लोग निकाल करके कितना लाए? 40 किलोमीटर पर आवर। क्या निकाल करके लाए हैं?
40 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत कहाँ पे आप लोगों को होगा, दिक्कत यही होगा कि ये समझ में नहीं आएगा कि ये कब सिचुएशन, मतलब कि पहला सिचुएशन था कि एक ही दिशा में चल रहा है, तो उसमें हम कैसे यहाँ पे कर दिए क्या कि x माइनस वाई कर दिए बराबर 100 किलोमीटर कर दिए। दूसरा सिचुएशन इसमें क्या किए कि x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर कर दिए। तो ये हो सकता है सर के ऊपर से जा रहा हो, लेकिन थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी आपके पास दिमाग है तो आप समझिएगा इस बात को कि प्रथम कार का दूरी हम लोग यहाँ से यहाँ निकाले थे और द्वितीय कार का दूरी यहाँ से। अच्छा बताओ, यहाँ से ये कार चल रहा था, यहाँ से ये कार चल रहा था, तो यहाँ से यहाँ पूरा दूरी तय किया ना जी, लेकिन दूसरा वाला तो फायदा में रह गया, यहीं से इतना दूर गया। तो अगर हम पहला जो तय किया और दूसरा जो तय किया उसको घटाते हैं तो ये 100 किलोमीटर जो हमारा डिस्टेंस है बीच का जो दिया गया वो निकलेगा कि नहीं। क्वेश्चन इसी प्रकार से सेट ही रहता है कि आप बनाइएगा तो आपको समझ में, अगर थोड़ा सा भी की पॉइंट मिल गया तो आप उस चीज को कर सकते हैं। ये सेट ही इस प्रकार से यहाँ पे 100 किलोमीटर दे ही दिया इसीलिए कि अगर आपको समझ रहेगा तो पूरा में दूसरा कार को घटा करके ये निकाल लीजिएगा। तो ये यहाँ से निकल गया पहला का, यहाँ से निकल गया दूसरा का, एक्स वाई को बरस गुणन विधि से हल कर दिए, मन है इसको विलोपन से कीजिए, मन है इसको प्रतिस्थापन से कीजिए। और सबसे पहले क्वेश्चन में तो यही चीज कर रहा था ना, तीनों चारों विधि से सबसे हल करके बताना। वज्र गुणन से हल कर दिए तब भी आ गया आंसर। अब इसी को अगर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तब भी आ जाएगा। देखिए प्रतिस्थापन से भी हल करके दिखा देते हैं। समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 20। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 100। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 100। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड दिया गया है। अब इसको हम लोग विलोपन से, सबसे वज्र गुणन सबसे आसान है और वज्र गुणन के बाद सबसे आसान है विलोपन विधि। क्यों? क्योंकि उसमें एक कटता है और एक का मान डायरेक्ट आंसर आता है। तो इसको क्या करेंगे, अगर आपको दिख रहा होगा 1 है 1 है 1 है 1 है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में दोनों समीकरण को अगर जोड़ेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड। x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100। ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये कट गया, ये कट गया, कटेगा वो गधा, गधा एक नंबर। दोनों समीकरण को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे साइन थोड़ी चेंज होगा, जोड़ेंगे तो साइन नहीं चेंज होगा। इससे ये कट गया, 2x हो गया बराबर 100 और 20 कितना हो गया, 100 और 20 120 हो गया। ये दो उधर कटेगा, 60 हो गया। x का मान कितना आ गया, x का मान 60 आ गया। अब गधा लोग तुम लोग खुद देखो, इधर देखो, x का मान कितना आया था 60 और हम लोग बनाए विलोपन विधि से x का मान कितना आया 60। बताओ इसमें कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अब इसी ऐसी करके प्रतिस्थापन से बना लीजिए, विलोपन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, वर्ष गुणन हो गया, सभी विधि से आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कोई प्रकार की परेशानी दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंपल, आप देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उनकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 57 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की बीमारी याद कर लो। सबसे पहले तो आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं आयत तो एक ही रहेगा, उसमें सबसे पहले बार 9 वर्ग में और इकाई कब रहेगा, जब उसका लंबाई 5 इकाई कम करेंगे और चौड़ाई 3 इकाई कम करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं, माना आयत की, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई कितना मान लिए, आयत की लंबाई x इकाई, इकाई इसमें कोई मीटर उटर तो दिया नहीं तो इकाई मान लो, और इसकी चौड़ाई कितना मान लिए, इसका चौड़ाई y मान लिए। ठीक, तो स्थिति फर्स्ट में क्या कहता है, प्रश्न से सबसे पहले क्या कहता है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है, इसका जो रियल क्षेत्रफल से, इसके रियल क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, x गुने y, एक्स वाई हो जाएगा ना जी, डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स वाई होगा ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, एक्स वाई में 9 वर्ग इकाई कम। कब, यदि उसकी लंबाई में 5 कम करते हैं और चौड़ाई में 3 बढ़ा देते हैं। लंबाई में 5 कम करते हैं यानी x माइनस 5 गुने
चौड़ाई में कितना बढ़ा देते हैं, तो चौड़ाई में 3 बढ़ा देते हैं। और ये क्या है, ये जो है ये लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। कब, ये इतना तब होता है जब उसके क्षेत्रफल में 9 कम जाता है। जब हम उसके लंबाई में 5 कम कर देते हैं, चौड़ाई में 3 बढ़ा देते हैं, तो उसका जो रियल क्षेत्रफल जो हम लोग एक्स वाई निकाले हैं उससे कितना कम जाता है, 9 कम जाता है। इसको अब गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई इधर हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई इधर आएगा, माइनस एक्स वाई प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई खत्म हो गया, माइनस 3x माइनस 5y प्लस 9 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब मन है तो इसको उधर भी भेज सकते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। इसको क्लियर कर दे, समीकरण फर्स्ट को कर देते हैं क्लियर। कैसे क्लियर होगा जो देखिए, ये तो आपको क्षेत्रफल पता होगा, इसको मिटा सकते हैं। 3x और माइनस 5y को बराबर इधर भेज देते हैं, तो 9 बराबर 3x प्लस 5y, यानी कि 3x प्लस 5y बराबर 9। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। ये हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार से समीकरण सेकेंड निकलेगा। कैसे निकलेगा, यदि हम लंबाई 3 इकाई चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे, ये है स्थिति सेकेंड। स्थिति सेकेंड बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 67 हो जाता है। कितना हो जाता है, 67 हो जाता है। तो आयत की बीमाई ज्ञात कीजिए। तब क्या कह रहा है कि आयत का बीमा ज्ञात करो। अब देखो क्षेत्रफल 67 किस में बढ़ता है, जो कि पहले से है उसमें। कौन है, किस में बढ़ जाता है, देखो ये तो हराना पड़ता है, एक्स वाई प्लस 67 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, एक्स गुने वाई एक्स वाई, एक्स गुने 2 तो एक्स 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई बराबर 67। एक्स वाई इधर आएगा तो कट जाएगा, इतना तो आप लोगों को जानकारी हो गया होगा। 6 उधर चल गया तो 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 कटेगा तो कितना बचेगा, 61। ये समीकरण सेकंड। अब ये एक्सरसाइज का शायद लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, या फिर एक क्वेश्चन और है, 5वां क्वेश्चन नहीं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम इतना तो कर दिए हैं आप लोगों को, पहला समीकरण बना दिए इधर, दूसरा समीकरण बना दिए इधर। अब आप लोगों का काम है इसको विलोपन प्रतिस्थापन सब विधि, कोई भी विधि से इसको बनाइए और बना करके आंसर कमेंट में जरूर बताइए। और मेन रहता है इसका ये बोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो कि हम कर चुके हैं और आपको समझ में भी आ ही गया होगा। बस करना इतना है कि कोई भी विधि से बना देना है, और सारा का सारा विधि हम आपको बता ही चुके हैं। तो कोई एक विधि से आप इसको बनाइए और बना करके कमेंट में बताइएगा, और समझ में आया कि नहीं जो ही बताइएगा। यहाँ से हमारा जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण था, इसका एक्सरसाइज 3.5 में चल रहे थे, और 3.5 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। बताइए कोई दिक्कत है इसमें।